Hello everyone, welcome to my channel Polytechnic History Adda. Today in this video we are going to talk about on this topic radar system. So let's start the video. Radar. Radar stands for the radio detection and ranging. Radar. The radar radio detection and ranging is an electromagnetic device for detection and presence of targets. कहने का मतलब है कि रडार टारगेट्स का पता लगाने और उसकी प्रेजेंस के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है. The presence of objects and their coordinates. It means that their range and direction is determined by transmission and collection of echoes. कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस और उनके कोऑर्डिनेट अर्थात इनकी रेंज तथा डायरेक्शन का निर्धारण ट्रांसमिशन तथा इकोज के कलेक्शन द्वारा किया जाता है. नेक्स्ट बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ रडार की. ब्लॉक डायग्राम ऑफ रडार. रडार में ट्रांसमीटर तथा रिसीवर होते हैं जो कि एक कॉमन एंटीना. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ट्रांसमीटर है और यहाँ पर रिसीवर है जो कि एक कॉमन एंटीना द्वारा कनेक्ट किए गए हैं. ट्रांसमीटर द्वारा हाई यूएचएफ या माइक्रोवेव पावर ट्रांसमिट की जाती है. जब टारगेट की डायरेक्शन से इकोज रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर पर पहुँचती है तो रिसीवर इनको रिसीव करके प्रोसेस करता है तथा सूचनाओं को डिस्प्ले करता है. चूँकि ट्रांसमिशन व रिसेप्शन हेतु एक ही एंटीना यूज किया जाता है, अतः ट्रांसमीटर व रिसीवर को एक डुप्लेक्सर के माध्यम से एंटीना से जोड़ा जाता है. डुप्लेक्सर एंटीना को आवश्यकता अनुसार ट्रांसमिट मोड फॉर ट्रांसमिशन तथा रिसीविंग मोड फॉर रिसेप्शन के लिए मध्य स्विच करता रहता है. अब नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रैक्टिकल सिंपल रडार ब्लॉक डायग्राम पे. यहाँ पर एक प्रैक्टिकल सिंपल रडार ब्लॉक डायग्राम दर्शाया गया है. यहाँ पर एक ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, फिर पावर सप्लाई, सिंक्रोनाइजर, डिस्प्ले और यहाँ पर देखिए एंटीना देखा गया. अब इसके पार्ट्स को बारी बारी समझते हैं. फर्स्ट है ट्रांसमीटर. ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर it can be a power amplifier like a klystron traveling wave tube or a power oscillator like a magnetron. कहने का मतलब है कि यह पावर एम्पलीफायर हो सकता है जैसे कि क्लिस्ट्रॉन ट्रेवलिंग वेव ट्यूब अथवा पावर ऑक्सीलेटर जैसे कि मैग्नेट्रॉन. द सिग्नल इज फर्स्ट जनरेटेड यूजिंग अ वेवफॉर्म जनरेटर एंड देन एम्पलीफाइड इन द पावर एम्पलीफायर. कहने का मतलब है कि यह फर्स्टली वेवफॉर्म जनरेटर का यूज करके सिग्नल को जनरेट करता है और तब से इसे पावर एम्पलीफायर में एम्पलीफाइड करता है. अब नेक्स्ट बात करेंगे रिसीवर की. इट कैन बी सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर और एनी अदर रिसीवर. ये सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर अथवा कोई और रिसीवर हो सकता है. which consist of a processor to process the signal and detect it. जो कि प्रोसेसर को कंसिस्ट करता है सिग्नल को प्रोसेस करने और इसे डिटेक्ट करने में. नेक्स्ट बात करेंगे पावर सप्लाई की. द पावर सप्लाई प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिकल पावर फॉर ऑल कंपोनेंट्स. कहने का मतलब है कि यह सभी कंपोनेंट्स के लिए इलेक्ट्रिकल पावर को प्रोवाइड करता है. Energy can be stored in a capacitor bank, for instance, during the rest time. The stored energy then can be put into the pulse when transmitted increase the peak power. कहने का मतलब है कि उदाहरण स्वरूप एग्जाम्पल के लिए एनर्जी को एक कैपेसिटर बैंक में स्टोर किया जा सकता है बाकी समय के दौरान. स्टोर्ड एनर्जी तब पल्स में डाल सकते हैं जब ट्रांसमिट होकर पीक पावर इंक्रीज कर जाती है. अब नेक्स्ट बात करेंगे सिंक्रोनाइजर की. द सिंक्रोनाइजर कोऑर्डिनेट्स द टाइमिंग फॉर रेंज डिटर्मिनेशन. इट रेगुलेट दैट रेट ऑफ द एट व्हिच pulses are sent. It means that send PRF and resets the timing clock for range determination for each pulses. कहने का मतलब है कि सिंक्रोनाइजर रेंज डिटर्मिनेशन के लिए टाइमिंग को संयोजित करता है. यह उस रेट को रेगुलेट करता है जिस पर पल्सेस भेजी जाती है, यानी भेजा गया PRF और प्रत्येक पल्स के प्रत्येक समय के लिए यह पल्स जनरेट की जाती है. नेक्स्ट बात करते हैं
duplexer की. Duplexer is allowed to the antenna to be used as a transmitter or a receiver. एक डुप्लेक्सर एंटीना को ट्रांसमीटर एवं रिसीवर के रूप में यूज की अनुमति देता है. It can be a gaseous devices that would produce a short circuit at the input to the receiver when transmitter is working. कहने का मतलब है कि यह एक गैसीय उपकरण हो सकता है जो कि ट्रांसमीटर जब वर्क करने पर रिसीवर को इनपुट पर शॉर्ट सर्किट उत्पन्न करता है. ये डुप्लेक्सर इज नॉट रिक्वायर इफ द ट्रांसमिटेड पावर इज लो. यदि ट्रांसमिटेड पावर लो होगा तो एक डुप्लेक्सर जो होगा वो वर्क नहीं करेगा. नेक्स्ट बात करेंगे एंटीना की. द एंटीना यूज्ड कैन बी अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, प्लेनर एरे एंड इलेक्ट्रॉनिकली स्ट्रेड फेज एरे. कहने का मतलब है कि एंटीना को हम पैराबोलिक यूज कर सकते हैं, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, प्लेनर एरे एंड इलेक्ट्रॉनिकली स्ट्रेड फेज एरे. The antenna must keep track of its own orientation, which can be accomplished by a synchro transmitter. कहने का मतलब है कि एंटीना को अपनी ओरिएंटेशन का हिसाब रखना चाहिए जिससे सिंक्रो ट्रांसमीटर द्वारा पूरा किया जा सकता है. नेक्स्ट बात करेंगे डिस्प्ले की. द डिस्प्ले यूनिट में लाइक अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स. डिस्प्ले यूनिट जो होता है, डिस्प्ले यूनिट कई प्रकार के रूप ले सकता है. बट इन अ जनरल यूज्ड इन अ डिज़ाइन टू प्रेजेंट द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन टू एन ऑपरेटर. कहने का मतलब है कि लेकिन समान रूप से प्राप्त इंफॉर्मेशन को एक ऑपरेटर को प्रेजेंट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. द डिस्प्ले यूज्ड इन रडार आर एन ए स्कैन, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम डिले. रडार में हम डिस्प्ले जो यूज करते हैं वो ए स्कैन है, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम. द वर्टिकल एक्सिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द रिटर्न एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज द टाइम डिले आर रेंज. कहने का मतलब है कि वर्टिकल एक्सिस जो होता है वो रिटर्न की स्ट्रेंथ है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस समय की देरी या सीमा है. अदर डिस्प्लेज यूज आर अ वी स्कैन पीपीआई. अदर डिस्प्ले जो होता है वो यूज किया जाता है बी स्कैन, पीपीआई. नेक्स्ट बात करेंगे हम यूज ऑफ रडार्स की. रडार इज एन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम व्हिच यूजेस रेडियो वेव्स टू डिटरमाइन द रेंज, एल्टीट्यूड, डायरेक्शंस और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स. कहने का मतलब है रडार जो है वो एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम है जिसका यूज रेडियो वेव्स के डिटर्मिनेशन के लिए है, जैसे कि रेंज, एल्टीट्यूड, ऊंचाई, डायरेक्शन, दिशा और अथवा स्पीड के लिए यूज करते हैं. इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट एयरक्राफ्ट, शिप्स, स्पेसक्राफ्ट, गाइडेड मिसाइल, मोटर व्हीकल्स, वेदर इंफॉर्मेशन एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक्सेट्रा. कहने का मतलब है कि रडार को एयरक्राफ्ट, शिप्स या मिसाइल्स की पोजीशन तथा फ्लाइट पर डिटेक्ट करने हेतु यूज किया जाता है. इसके साथ साथ कई सिविल एप्लीकेशंस भी हैं जैसे फायर कंट्रोल, वेदर डिटेक्शन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक्सेट्रा. नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीक्वेंसी बैंड यूज्ड इन रडार्स. फ्रीक्वेंसी रडार में प्रयुक्त फ्रीक्वेंसी बैंड. तो रडार में प्रयुक्त किए जाने वाले डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड इस टेबल में दिखाए गए हैं. जैसे फर्स्ट है बैंड डेस्टिनेशन, सेकंड है फ्रीक्वेंसी रेंज, स्पेसिफिक बैंड यूज. फिर फर्स्ट है यल बैंड जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 1 to 2 गीगाहर्ट्ज. इसकी स्पेसिफिक बैंड्स यूज है 1.215 से 1.4 गीगाहर्ट्ज. अब यस बैंड जो है 2 to 4 गीगाहर्ट्ज. इसकी स्पेसिफिक बैंड यूज किया जा रहा है 2.3 to 2.5 गीगाहर्ट्ज. और थर्ड है सी
4 to 8 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी है। स्पेसिफिक बैंड यूज जो किया जा रहा है वो 5.25 से 5.925 गीगाहर्ट्ज़ तक। नेक्स्ट है यक्स बैंड, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 8 to 12.5 गीगाहर्ट्ज़ और इसकी स्पेसिफिक बैंड यूज जो किया जा रहा है वो 8.5 to 10.68 गीगाहर्ट्ज़ है। नेक्स्ट है के यू, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो है 12.5 to 18 गीगाहर्ट्ज़। इसका स्पेसिफिक बैंड यूज जो किया जा रहा है वो 13.4 to 14 गीगाहर्ट्ज़ से 14.7 to 17 गीगाहर्ट्ज़। नेक्स्ट है के का फ्रीक्वेंसी रेंज है 18 to 26.5 गीगाहर्ट्ज़ और स्पेसिफिक बैंड यूज जो किया जा रहा है वो 24.05 to 24.25 गीगाहर्ट्ज़। नेक्स्ट है के ये बैंड 26.5 to 40 गीगाहर्ट्ज़। इसका स्पेसिफिक बैंड जो है 33.4 to 36 गीगाहर्ट्ज़। अब नेक्स्ट बात करते हैं रडार रेंज इक्वेशन की। रडार रेंज इक्वेशन रिप्रेजेंट द फिजिकल डिपेंडेंस ऑफ द ट्रांसमिट पावर व्हिच इज द वेव प्रोपागेशन अप टू द रिसीविंग ऑफ द इको सिग्नल। कहने का मतलब है रडार द्वारा टारगेट कर दूरी तथा दिशा का पता लगाया जा सकता है, पर रडार की एक निश्चित रेंज होती है तथा यदि टारगेट रडार की रेंज से बाहर होगा तो रडार उसकी सूचना नहीं दे पाएगा। रडार रेंज की गणना है तो रडार रेंज इक्वेशन की चर्चा करने जा रहे हैं। अजम्पशन टेक फाइल फाइंडिंग द रडार रेंज। यहाँ पर रडार रेंज समीकरण को निकालते समय निम्न अजम्पशन लिया जाता है। फर्स्ट है देयर इज नॉट एनी लार्ज ऑब्स्टिकल बिटवीन एंटीना एंड टारगेट। फर्स्ट है एंटीना व टारगेट के मध्य कोई अवरोधक नहीं है। सेकंड है नो अल्टरनेट पाथ फॉर एनर्जी ट्रांसमिशन। यहाँ पर ऊर्जा किसी अल्टरनेट पाथ से ट्रांसमिट नहीं हो पा रही है। थर्ड है ट्रांसपेरेंट ट्रांसमिशन मीडियम विथ नो एनर्जी एब्जॉर्प्शन। ट्रांसमिशन मीडियम ट्रांसपेरेंट है तथा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता। अब फोर्थ है मीडियम होमोजीनियस, इट मीन्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज सेम थ्रू द मीडियम। मीडियम होमोजीनियस है मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम थ्रू द मीडियम। नेक्स्ट है इफ ट्रांसमिटेड पल्स पावर इज पीटी एंड एंटीना इज आइसोट्रोपिक देन पावर डेंसिटी एट डिस्टेंस ऑफ आर। कहने का मतलब है कि उक्त एजम्पशन को ध्यान में रखते हुए यदि ट्रांसमिटेड पल्स पावर का मान पीटी है तथा एंटीना आइसोट्रोपिक है तो ट्रांसमीटर से डिस्टेंस आर पर पावर डेंसिटी पीडी का मान होगा। तो पीडी का मान देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, पीटी यहाँ पर पीडी बराबर ये पीडी है, पीडी बराबर पीटी अपान 4 पाई आर स्क्वायर बराबर पी अपान एरिया, जहाँ 4 पाई आर स्क्वायर उस इमेजिनरी स्फीयर का सरफेस एरिया है जो कि ट्रांसमीटर को सेंटर मानते हुए उससे आर दूरी पर है। अब है इफ एंटीना ऑफ रडार इज नॉट आइसोट्रोपिक देन rather than directional, if the maximum power gain is AP then assuming that target is situated at distance r from transmitting antenna then power density of target। कहने का मतलब है कि चूँकि रडार आर के एंटीना आइसोट्रोपिक ना होकर डायरेक्शनल होते हैं, अतः हम एक विशेष डायरेक्शन की बात करेंगे जिस डायरेक्शन में एंटीना माइक्रोवेव को ट्रांसमिट कर रहा है। यदि इस दिशा में एंटीना की मैक्सिमम पावर गेन एपी है तो डिस्टेंस आर पर अर्थात टारगेट पर पावर डेंसिटी का मान होगा एज्यूमिंग दैट टारगेट इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना। तो पीडी यहाँ पर देखिए, पी टारगेट डायरेक्शनल एंटीना है तो पीडी बराबर पीटी अपान 4 पाई इंटू एपी, एपी इसका गेन है।
अब नेक्स्ट बात करेंगे, इफ़ द टारगेट इज लोकेट एट डिस्टेंस आर एंड इट इंटरसेप्ट द पावर बेस्ड ऑन रडार क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इफेक्टिव एरिया। कहने का मतलब है कि यदि टारगेट डिस्टेंस आर पर लोकेट है तो वह इस पावर को इंटरसेप्ट करेगा। इस इंटरसेप्ट की गई पावर का मान रडार क्रॉस सेक्शन एरिया या इफेक्टिव एरिया पर निर्भर करेगा। यदि यह एरिया सिग्मा है तो टारगेट पर इम्पेंजी करने वाली पावर, तो यहाँ पर इफ इफेक्टिव एरिया इज सिग्मा देन पावर इंटरसेप्ट बाय द टारगेट, तो यहाँ पर दिखाया गया है पी टारगेट बराबर पी डी टारगेट इंटू सिग्मा। यहाँ पर पी टारगेट अपन पी टी, यहाँ पर देखिए पी टारगेट बराबर पी टी ए पी सिग्मा अपन 4 पाई, इक्वेशन थर्ड मान लिया गया इसको। अब यहाँ पर देखेंगे लेट अस एज्यूम, अब यहाँ पर मानते हैं कि टारगेट ओमनी डायरेक्शनल है। लेट अस एज्यूम टारगेट इज ओमनी डायरेक्शनल सोर्स एंड रिफ्लेक्टेड द एनर्जी टू रिसीविंग एंटीना। टारगेट पर इम्पेंजिंग करने वाली पावर को टारगेट एक ओमनी डायरेक्शनल सोर्स की तरह सभी ओर रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए अतः रिसीविंग एंटीना पर टारगेट के रेडिएशन के कारण पावर डेंसिटी पी डी रिसीविंग एंटीना, तो यहाँ पर देखिए पी टी ए पी सिग्मा अपान इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पी डी बराबर रिसीविंग एंटीना है, पी टी ए पी सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 4 मान लिया गया है। अब देखते हैं इफ़ रिसीविंग एंटीना हैज़ कैप्चर एरिया ए नॉट, इफ़ रिसीविंग एंटीना कैप्चर एरिया ए नॉट and receiving antenna receives some parts of power based on capture area, तब कहने का मतलब रिसीविंग एंटीना इस पावर का कुछ हिस्सा इंटरसेप्ट करेगा जो कि रिसीविंग एंटीना के कैप्चर एरिया ए नॉट पर डिपेंड करेगा। अतः टारगेट रेडिएट पावर इंटरसेप्टेड बाय रिसीविंग एंटीना इज, तो पी रिसीविंग एंटीना बराबर पी डी रिसीविंग एंटीना टू ए नॉट। यहाँ पर देखिए पी रिसीविंग एंटीना दिखाया गया है ए पी पी टी ए नॉट सिग्मा अपान 4 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लिया गया है। अब देखते हैं एज बी आर नोन सेम एंटीना यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन हैंस मैक्सिमम पावर गेन इज गिवन बाई। कहने का मतलब है कि चूंकि रडार में सेम एंटीना को ट्रांसमिशन व रिसेप्शन हेतु यूज किया जाता है अतः मैक्सिमम पावर गेन ए पी बराबर 4 पाई ए नॉट लैम्डा स्क्वायर, इसको इक्वेशन 6 मान लिया गया है। अब इक्वेशन 5 जो ये दिखाया गया है इक्वेशन 5 पी रिसीविंग एंटीना ए पी पी टी ए नॉट सिग्मा अपान 4 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, इससे और इक्वेशन 6 से, ये इक्वेशन 6 जो है अभी दिखाया गया है ए पी 4 पाई ए नॉट लैम्डा स्क्वायर, इससे करेंगे तो पी रिसीविंग एंटीना आएगा 4 पाई ए नॉट अपान लैम्डा स्क्वायर इंटू पी टी सिग्मा ए नॉट 4 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए नॉट स्क्वायर सिग्मा पी टी 4 पाई लैम्डा स्क्वायर आर की पावर 4, इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लेंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे इफ पावर रिसीव इज इक्वल टू पी मीन आर पी रिसीव्ड, तो यहाँ पर पी रिसीव्ड बराबर पी रिसीव की गई पावर पी मीन के इक्वल होगी। कहने का समीकरण 4 से ए पी का मान समीकरण 5 में रख दिया गया है, तो वहाँ पर हमको मिल गया है कि ये पी रिसीविंग बराबर ए नॉट स्क्वायर सिग्मा पी टी अपन 4 पाई लैम्डा स्क्वायर आर की पावर 4, इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लिए गए। अब नेक्स्ट है इफ पावर रिसीव्ड इज इक्वल टू पी मीन, तो रिसीव की गई पावर पी मीन के इक्वल है, तब रडार हैज़ मैक्सिमम रेंज आर मैक्स, तब रडार का जो मैक्सिमम रेंज है आर मैक्स
तो पी मीन बराबर पी टी ए नॉट स्क्वायर सिग्मा अपान 4 पाई आर मैक्स की पावर 4 लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पर आर मैक्स की पावर 4 पी टी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आर मैक्स की पावर 4 पी टी ए नॉट स्क्वायर सिग्मा अपन 4 पाई लैम्डा स्क्वायर पी मीन, इसको इक्वेशन नंबर 8 मान लिया गया है। अब यहाँ पर ये इसी को जो इक्वेशन नंबर 8 है इसी को रडार रेंज इक्वेशन कहा गया है। इसी इक्वेशन को रडार रेंज इक्वेशन कहा गया है। यही है रडार रेंज इक्वेशन। अब यहाँ पर रडार मैक्सिमम रेंज इन टर्म्स ऑफ पावर गेन, रडार मैक्सिमम रेंज। तो यहाँ पर देखिए रडार की मैक्सिमम रेंज ज्ञात करने के लिए समीकरण 4 में आर मैक्स रखने पर तो ए नॉट की वैल्यू जब रखेंगे हम यहाँ तो रडार के मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगी, आर मैक्स बराबर ए नॉट बराबर लैम्डा स्क्वायर ए पी अपन 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई। तो इसको इक्वेशन नंबर 9 मान लेंगे तो आर मैक्स की होल पावर 4 पी टी लैम्डा की पावर 4 ए पी स्क्वायर सिग्मा अपान 64 पाई लैम्डा स्क्वायर पी मीन बराबर पी टी लैम्डा स्क्वायर ए पी का होल स्क्वायर लैम्डा ए पी स्क्वायर सिग्मा अपान 64 पाई पी मीन। तो आर मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, आर मैक्स की वैल्यू है आर मैक्स की होल पावर 4 ए पी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर सिग्मा पी टी अपान 4 पाई का होल क्यूब पी मीन। तो आर मैक्स की वैल्यू आ जाएगी ए पी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर सिग्मा पी टी अपान 4 पाई का होल क्यूब पी मीन का होल पावर 1/4। यही है रडार रेंज इक्वेशन। आर मैक्स की वैल्यू निकाला गया है। अब कैलकुलेशन में क्या निकलता है कि आर मैक्स प्रोपोर्शनल 1/p मीन की पावर 1/4। तो यहाँ पर समीकरण से